नमस्कार साथियों, दैनिक जागरण के इस खास प्रोग्राम जागरण डायलॉग्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रत्युष रंजन, सीनियर एडिटर जागरण न्यू मीडिया के साथ। आज के जागरण डायलॉग्स में हम बात करेंगे कोविड-19 वैक्सीनेशन के ऊपर। कोरोना के दूसरे लहर के कारण आज देश का हर राज्य जूझ रहा है। इस लहर से हमें सिर्फ दो ही चीजें बचा सकती हैं, कोविड-19 गाइडलाइंस और वैक्सीनेशन। आज की हमारी इस खास चर्चा में वैक्सीनेशन के ऊपर, जिसमें हम हमारे साथ हैं एक बहुत ही खास मेहमान जो इंडियन मेडिकल साइंस की दुनिया का जाना माना नाम है। हमारे साथ हैं डॉक्टर नरेंद्र अरोड़ा। डॉक्टर अरोड़ा, आपका जागरण डायलॉग्स में स्वागत है। डॉक्टर साहब से हम बात शुरू करने से पहले मैं इनके बारे में हमारे दर्शकों को बता दूं। डॉक्टर अरोड़ा एम्स पटना और एम्स देवघर के प्रेसिडेंट हैं। मेडिकल साइंस के फील्ड में इन्होंने एक लंबा समय बिताया है और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में नेशनल टास्क फोर्स ऑन कोविड में ऑपरेशनल रिसर्च ग्रुप के चेयरपर्सन हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, हम चर्चा शुरू करते हैं और सबसे पहले हम आपसे आपके पास आते हैं और हमारे पास क्योंकि आपका कीमती समय हमने लिया, तो हम चाहेंगे कि हम बहुत ही ज्यादा जो लोगों से सवाल आए हैं हमारे पास, उसको हम आपसे जरूर पूछें और लोगों को बताएं कि उसकी सही जानकारी क्या है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल है कि कोविड-19 वायरस शरीर पे आता कैसे और शरीर के अंदर प्रवेश कैसे करता है? वो कौन से तरीके होते हैं जो वायरस शरीर के अंदर इंटर इंटर कर जाता है? तो ये जो वायरस है कोविड सार्स कोविड 2 जो वायरस है, ये बाकी जो फेफड़ों के थ्रू जो इन्फेक्शन करते हैं, चाहे वो इन्फ्लुएंजा है, चाहे कॉमन कोल्ड है या निमोनिया के जो वायरस हैं और बैक्टीरिया हैं, उसी की तरह ये भी एक वायरस या विषाणु है। और दो तरीके से हम इससे संक्रमित हो सकते हैं। एक तरीके से तो जैसे मैं और अगर आप साथ साथ बैठे हुए हैं, तो जब हम बात करते हैं तो हमारे मुंह से थूक के बहुत छोटे छोटे कण निकलते हैं, जिनको जी। ड्रॉपलेट कहते हैं, और ड्रॉपलेट के थ्रू दूसरे व्यक्ति में चला जाता है। और इसी के लिए हम कहते हैं कि भाई मास्क लगाना है। दूसरा जो एक और महत्वपूर्ण और शायद ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जब वायरस का इन्फेक्शन होता है तो हम जो इन्फेक्टेड लोग हैं वो हम चाहे सांस ले रहे हैं चाहे बात कर रहे हैं, उसके द्वारा वायरस हमारे चारों तरफ के वातावरण में आ जाता है, हर एक जो संक्रमित व्यक्ति है। और उस वातावरण में से कोई असंक्रमित यानी नॉन इन्फेक्टेड पर्सन अगर निकलता है तो वो भी इन्फेक्ट होने की संभावना। तो दो तरीके से हमारा संक्रमण होने की संभावना होती है, एक ड्रॉपलेट के द्वारा और दूसरा उस वातावरण में जो संक्रमित व्यक्ति के चारों तरफ है उसमें से जब हम गुजरते हैं तो। और यही कारण है कि दो दो कारण बहुत जरूरी बताए जाते हैं कि एक, हम अपने मुंह पे मास्क लगाएं जिससे मुंह में हम जो ड्रॉपलेट्स हैं या जो संक्रमण जो विषाणु है वो ना जाएं। दूसरा, जो सोशल डिस्टेंसिंग का वो प्रिंसिपल भी अब इससे समझ आ जाता है कि क्योंकि जो संक्रमित व्यक्ति है उसके चारों तरफ वायरस का एक घेरा बना हुआ होता है, उस घेरे में अगर हम पहुंचते हैं तो हमें संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। जी, और डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन लगवाना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी होता है जब ऐसा कोई वायरस फैलता है या कोविड-19 वायरस अभी फैला है, तो वैक्सीनेशन कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है? वायरस या बैक्टीरिया कोई भी है, जब उसके विरुद्ध में हम टीकाकरण करते हैं तो उसका मूल मकसद जो है शरीर के अंदर प्रतिरोधक शक्ति पैदा करनी है। जो भी बीमारी बहुत ज्यादा परेशानी पैदा कर रही हो शरीर को, हमें असमय मृत्यु के हवाले कर रही हो या हमें बहुत दिन तक काम ना करने दे हो या बहुत सारे लोगों को हम संक्रमित कर रहे हैं, तो तीन चार वजह होती हैं जब टीकाकरण किया जाता है। तो एक, कि हमारी गंभीर बीमारी ना हो, दूसरी असमय मृत्यु ना हो, और तीसरा मैं दूसरे व्यक्ति को संक्रमित ना करूं। टीकाकरण का ये तीन मुख्य उद्देश्य है और ये शरीर में प्रतिरोधक शक्ति पैदा करता है, उसके द्वारा ये तीनों। तो अभी तक जो वैक्सीन उपलब्ध हैं वो गंभीर बीमारी को लगभग खत्म कर देते हैं, मृत्यु को होने की संभावना को लगभग खत्म कर देते हैं, लेकिन संक्रमण, एक दूसरे में संक्रमण जो होता है कि मैंने टीका लगाया तो मेरे को वायरस से संक्रमण हो सकता है कि नहीं और मेरे द्वारा मैं दूसरे को पहुंचा सकता हूं कि नहीं, उसमें कोई भी टीका पूरी तरह सक्षम नहीं है। जो भारत में उपलब्ध टीके हैं वो केवल 40, 45, 50% ही सक्षम है इस चीज में। और यही कारण है कि कहा जाता है कि
के बाद भी ढिलाई नहीं करनी है, क्योंकि हम तो बच जाएंगे लेकिन हमारे चारों तरफ जो हमारे परिवार हैं, हमारे निकट संबंधी हैं, मित्र हैं, वो संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए जी जो टीकाकरण है वो मेरी बीमारी को खत्म कर सकता है, मृत्यु को खत्म कर सकता है, लेकिन संक्रमण रोकने में अभी सक्षम नहीं है। जी डॉक्टर साहब, मेरा दूसरा सवाल है, इंडिया में दो वैक्सीन अभी अवेलेबल है, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। दोनों का प्रोसेस क्या अलग है, या दोनों के दो शॉट्स क्यों लगाए जा रहे हैं? ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, और दुनिया में ये शायद पहली बीमारी है जो एक बीमारी के लिए बहुत सारे टीके उपलब्ध हैं। कोई आरएनए का वैक्सीन का टीका उपलब्ध है, कोई चिंपैंजी वायरस के टीका उपलब्ध है, कोई मरा हुआ वायरस उपलब्ध है, कोई एडिनो वायरस जो शरीर जो ह्यूमन बींग्स में होते हैं। तो इनको हम कहते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। ये प्रोसेसेस हैं जो अलग अलग तरीके से वैक्सीन बनाई जाती है, इनको डिफरेंट प्रोसेसेस या प्लेटफॉर्म करते हैं, और हर एक प्लेटफॉर्म दूसरे से अलग है। तो जो हमारे यहाँ दो वैक्सीन हैं, एक है कोविशील्ड या एस्ट्राजेनिका वैक्सीन है वो, जिसमें चिंपैंजी का एक वायरस है, उस वायरस को मार दिया जाता है। उस वायरस के अंदर जो कोविड के खास गुण हैं, वो जो इसकी वजह से इन्फेक्शन होता है वो डाल दिया जाता है, और वो फिर हमारे शरीर में इंजेक्ट किया जाता है और प्रतिरोधक शक्ति पैदा होती है। दूसरा जो है कि जब हमें टीका जो वायरस है उसको निर्जीव बना दिया जाता है, जिसको इनएक्टिवेट कर दिया जाता है, ये है कोवैक्सीन। तो वायरस पूरा का पूरा है, शरीर को हार्म नहीं कर सकता, हानि नहीं पहुंचाता, लेकिन उसमें वो गुण मौजूद होते हैं जिनकी वजह से हमारे शरीर में प्रतिरोधक शक्ति पैदा हो सकती है। तो आपने देखा दोनों का बनाने का बिल्कुल तरीका अलग है। अब यहीं पे मैं दो और तरह के वैक्सीन के बारे में बता दूं। एक आ रही है आरएनए वैक्सीन, जो फाइजर के बारे में हम सुनते हैं, या मॉडर्ना वैक्सीन। ये शरीर की जो बेसिक हमारा स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, जो डीएनए और आरएनए का वैक्सीन, वो आरएनए का ढांचा होता है जिसके ऊपर सारा शरीर एक तरह से टिका हुआ होता है। तो ये आरएनए के ढांचे के ऊपर उसके अंदर ये कोविड के जो खास जो गुण वाली हिस्सा है वो डाल दिया जाता है, और ये देखा गया कि वो भी बहुत प्रभावी है। भारत में पहली बार, दुनिया में पहली बार डीएनए बेस्ड वैक्सीन भी बन रही है जो कैडिला है। तो इस तरीके से मैंने 4 प्लेटफॉर्म्स की बात करी, और इसी तरीके से 2-3 प्लेटफॉर्म्स और भी हैं। तो हर प्लेटफॉर्म अलग है, और यही कारण है कि एक वैक्सीन लगाने के बाद दूसरी वैक्सीन उसी की लगानी पड़ती है। यानी पहली वैक्सीन अगर मैंने कोवैक्सीन लगवाई तो दूसरी भी कोवैक्सीन लगानी होगी, पहली अगर कोविशील्ड लगवाई तो दूसरी भी कोविशील्ड, क्योंकि दोनों की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है, बनाने का तरीका अलग है, उनकी प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने की जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है वो अलग है। इसलिए 2 टीके लगाए, लेकिन अभी एक टीका और आ रहा है जो नोवावैक्स का कहते हैं, जिसमें एडिनो वायरस करके है, और एक ही टीके से उसमें करीब 70 और 80% के बीच में प्रतिरोधक क्षमता। तो अब ऐसे टीके भी आ रहे हैं जिसका एक टीके से भी काम। उसके मुकाबले एक और टीका जो डीएनए वैक्सीन की, जो भारत की डीएनए वैक्सीन है जो कैडिला की तरफ से आ रही है, उसमें 3 टीके लगाने पड़ते हैं। तो ये हर प्रक्रिया या प्लेटफॉर्म के हिसाब से डोजेस की संख्या को तय किया जाता है। जी डॉक्टर साहब, एक चीज से मिलता जुलता सवाल था जो हम आगे पूछते, लेकिन अभी आपने इसकी चर्चा की है। सो एक सवाल कई लोगों से आया था कि अगर पहला वैक्सीन अगर कोविशील्ड लिया तो क्या वो दूसरा वैक्सीन कोवैक्सीन ले सकते हैं? क्या इसको अलाउ है, या ऐसा करना चाहिए, या करना खतरनाक हो सकता है? इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है इंटरचेंजेबिलिटी, यानी एक वैक्सीन मैंने एक टीका लगवा लिया, दूसरा इंजेक्शन दूसरे टीके का। ये अभी तक जितने भी वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध हैं, इसमें इंटरचेंजेबिलिटी अलाउड नहीं है, क्योंकि प्रोसेसेस अलग हैं। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसपे वैज्ञानिक शोध चल रहा है, और लेकिन फिलहाल जब एक टीका एक तरह का लगाया है तो दूसरा टीका नहीं लगाना। हमें नहीं मालूम कि शरीर में क्या उसका प्रभाव रहेगा, तो इसलिए जो टीका पहला लगाया जाए दूसरा टीका भी वही लगाया जाएगा। जी डॉक्टर साहब, जो वैक्सीनेशन हम लेते हैं, जब हम इंजेक्ट किया जाता है हमारे शरीर में, तो जो वैक्सीन है जो अंदर जाती है शरीर में, तो शरीर में अंदर किस तरह के बदलाव करती है जिससे हम हमारा इम्यून सिस्टम
हम बोले कि सेफ होने की दिशा में आगे बढ़ता है, वो क्या कौन से बदलाव शरीर के अंदर होते हैं? ये थोड़ा टिपिकल सवाल, थोड़ा साइंटिफिक सवाल है, लेकिन काफी लोगों से ये पूछा, काफी लोगों की तरफ से आया है कि वैक्सीनेशन चूंकि अब अंदर जाके शरीर के अंदर करता क्या है, खासकर ये दोनों वैक्सीन जो अभी इंडिया में अवेलेबल है। ये बड़ा खूबसूरत सवाल है और आपने सोचने के लिए मजबूर किया कि इसको मैं किस तरीके से समझाऊं। तो इस तरीके से समझिए कि एक बड़ा सा घर है जिसमें बहुत सारे लोग, एक्सटेंडेड परिवार है, बहुत सारे लोग हैं, 40-50 लोग हैं, और सडनली एक कोई दबंग व्यक्ति अंदर पहुंच जाता है और वहां की अव्यवस्था को व्यवस्थित करने का प्रयास करता है। तो यहां पर मैं कहूंगा कि जब हम वैक्सीन इंजेक्ट करते हैं या जो वो एंटीजन है या जो प्रतिरोधक शक्ति पैदा करने वाली जो टुकड़ा है वो जब हम शरीर के अंदर डालते हैं, तो शरीर के अंदर एक मैसेज जाता है कि भाई कोई बाहर से आया है। जिस तरीके से जब इन्फेक्शन होता है तो भी उस तरीके का मैसेज है कि भाई कोई चोर घुस आया है, क्या करा जाए इसका। तो वैक्सीन भी जब शरीर में घुसता है तो उसी तरीके से मैसेज जाता है, लेकिन ये वहां पर चौकीदार का काम करने के लिए पहुंचा होता है। और दो तरह के काम होते हैं। एक तरीके से होता है कि इमीडिएटली हम जिससे बॉडी रिस्पॉन्ड कर सके, यानी कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है जो प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, और वो स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर विषाणु या रोगाणु यानी कि ऑर्गेनिज्म एंड वायरस जब बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करते हैं उसको रोक, जहां से घुसना चाहता है वो रोकने का प्रयास करते हैं। दूसरा, शरीर के अंदर कुछ और सेल्स होते हैं, जैसे जब हम खून की जांच करवाते हैं तो आप टोटल ल्यूकोसाइट जो व्हाइट सेल्स होते हैं, उन व्हाइट सेल्स के अंदर एक तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है और एक तरह के व्हाइट सेल्स ऐसे होते हैं जो शरीर के अंदर मेमोरी बना के रखते हैं कि अगली बार ये आया तो भी हम पकड़ लेंगे इसको। और साथ ही साथ वो सेल्स अपने आप भी डायरेक्टली अटैक करते हैं बैक्टीरिया को। तो मैंने ये समझाने का प्रयास किया है कि जब एंटीजन या कोई फॉरेन प्रोटीन बॉडी के अंदर घुसता है तो सब जगह समाचार पहुंच जाता है और दो तरह की प्रतिक्रिया होती है। एक प्रतिक्रिया में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते हैं, दूसरी तरीके में हमारे जो व्हाइट सेल्स होते हैं लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो एक कमांडो का काम करता है और एक पुलिसमैन का काम करता है, कुछ इस तरीके से कहा जा सकता है। और इनको याद रहता है कि पिछली बार कोई आया था। जी, बहुत खूबसूरती से आपने समझाया डॉक्टर साहब इसको। एक जो सवाल है, जो अभी जो दूसरी लहर आई है उसके बाद ये काफी सवाल लोगों के दिमाग में आया है, ये डबल म्यूटेंट क्या होता है? ये इंडियन डबल म्यूटेंट जो है वो क्या है? क्या ये वायरस फैलने की एक सामान्य प्रक्रिया है? और ये जो कोविड-19 के डबल म्यूटेंट जो इंडियन वेरिएंट है, यह सच में बहुत खतरनाक है? अच्छा, तो ये एक प्रकृति में एक नेचुरल सा फिनोमेना होता है। आपने डार्विन का वो सुना होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। कोई भी जीवित जो ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्राणी छोटा है, वायरस है, बैक्टीरिया है, हाथी है, व्यक्ति है, कुछ भी है, जीने की तमन्ना सभी को होती है। तो वायरस जो है अपने को बचाए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वायरस जैसे ही शरीर में घुसता है तो खबर फैल जाती है कि चोर घुस आया, तो उसको पकड़ने के लिए और उसको मारने की पूरी तैयारी हो जाती है। तो वायरस जो है हर बार घूमते फिरते उसको सडनली लगता है कि अब बहुत लोग ऐसे हो गए जो मेरे को पकड़ लेते हैं, तो वो अपना स्वरूप चेंज करता है, वो अपना रूप चेंज करता है। इसको वेरिएंट या म्यूटेशन कहते हैं। वो अपने को थोड़ा सा फर्क कि भाई बॉडी को लगे नहीं कि वही पुरानी चीज आ गई है। तो ये एक नेचुरल सा फिनोमेना है एंड दिस इज ड्रिवन बाय द फैक्ट दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स वांट टू सर्वाइव। तो इस तरीके से, और खास तौर पे ये जो आरएनए बेस्ड वायरस है, जो डीएनए वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। आरएनए वाले हर 10-15 बार जब म्यूटेट वो घूम लेता है, साइकिल घूम जाता है, तो वो म्यूटेट करना शुरू कर देता है कि अपने को बदलना है, क्योंकि उसको सर्वाइवल बहुत जरूरी होता है। अदरवाइज बहुत नहीं तो आपको याद होगा पिछली बार सार्स आया था और उसके बाद 2-3 महीने में खत्म हो गया था, क्योंकि वो वायरस अपने को म्यूटेट नहीं कर पाया और वो बहुत खतरनाक था। सौभाग्य से वो खत्म हो गया। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये म्यूटेट कर रहा है। अब ये म्यूटेशन शुरू हुआ यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में, दूसरा हुआ ब्राजील में, तीसरा साउथ अफ्रीका में। इसी तरीके से
यहाँ पर भारत में म्यूटेशन हुआ, और म्यूटेशन कहाँ पर होता है उसके हिसाब से उसका नाम रखा जाता है। तो जो भारत वाला है उसको B1 617 भी कहते हैं। तो अभी हम पेपर्स में कई बार एक भ्रांति से हुई कि 617 म्यूटेंट्स को भारत वाला वो 617 नहीं, उसका 600, जैसे कैदी नंबर 617 है वो। तो अगर हम तो उसको हम डबल म्यूटेंट इसकी जगह की 2 जगह उसमें चेंजेस आए हुए हैं तो इसलिए डबल कहते हैं। या अगर मैं एक धागे ले लूं उसमें 2 गांठें लगा दूं तो वो 2 गांठें लगने से एक अलग तरीके की ओरिजिनल धागे से फर्क हो जाएगा, इसलिए इसको डबल म्यूटेंट है। लेकिन इसका असली नाम कैदी नंबर 617 है। और ये वायरस जो है ये इन्फेक्शियस बहुत ज्यादा है। इसी वजह से पिछले 4 हफ्ते में 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल को 1 लाख केस थे, और आज जब हम बात कर रहे हैं 29 तारीख को तो 3,84,000 केस का हुआ है, यानी कि ये यूं गया। तो ये इतनी तेजी से फैल रहा है, और अब इस साल पिछले साल के मुकाबले जिस परिवार में एक बार घुस जाए तो प्रैक्टिकली सभी इन्फेक्ट हो जा रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस है, संक्रमण बहुत तेजी से जिस परिवार में है उसमें हो जाता है, और इसी वजह से केसेस की संख्या एक एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ती चली जा रही है, यानी सुपरसोनिक स्पीड से बढ़ रही है। जी, अभी डॉक्टर साहब कई सारे न्यूज रिपोर्ट्स में हमने सुना है ट्रिपल म्यूटेंट के बारे में भी। तो ट्रिपल म्यूटेंट क्या है? ये डबल म्यूटेंट से भी ज्यादा खतरनाक है या ये क्या है? ये बड़े मजे की बात है, इसका ट्रिपल की जगह वो कैदी नंबर 618 है, वो B1.618 है, और वो शुरू में बंगाल में था, लेकिन ऐसा लगता है कि वो 617 के मुकाबले कमजोर है, और जहां 618 है वहां 617 उसको टेक ओवर करता चला जा रहा है। तो ट्रिपल म्यूटेंट वैसे बड़ा खतरनाक लगता है कि भाई वो उसमें ज्यादा पावर होगी, ऐसा नहीं है। वो नाम के लिए आसान रहता है, डबल म्यूटेंट, ट्रिपल म्यूटेंट वगैरह वगैरह, लेकिन 617 नंबर जो है वो ज्यादा खतरनाक है और ज्यादा तेजी से फैला है, और इस समय पूरे भारतवर्ष में फैलता चला जा रहा है। और बंगाल में 618 जहां पर था, और महाराष्ट्र में वहां पर भी 617 अब ज्यादा उसको टेक ओवर करता चला जा रहा है। डॉक्टर साहब, अगला सवाल आया था हमारे एक साथी की तरफ से कि जब जिस समय वैक्सीन के ऊपर इंडिया में काम शुरू हुआ था पिछले साल, तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड की बात हुई थी, वो निकल के आया और कल के डेटा के हिसाब से करीबन 14 करोड़ लोगों को डोजेज लग चुके हैं। तो क्या ये वैक्सीन डबल म्यूटेंट से लड़ने में भी कारगर हैं? दोनों इक्वली कारगर हैं? ऐसा लगता है कि एक तो कल आप लोगों ने अमेरिकन की न्यूज देखी होगी, कोवैक्सीन को खास तौर पे बताया कि भाई वो डबल म्यूटेंट के या 617 नंबर के अगेंस्ट इफेक्टिव है, और 600 हमारा जो कोविशील्ड है वो भी इफेक्टिव है। हो सकता है 19-20 का दोनों में फर्क है, लेकिन सौभाग्य से ये तथाकथित डबल म्यूटेंट हमारी दोनों वैक्सीन की देखभाल, दोनों वैक्सीन इस डबल म्यूटेंट की देखभाल कर पा रहे हैं, मतलब उसके अगेंस्ट प्रतिरोधक शक्ति पैदा कर रहे हैं। एक चीज और भी होती है, वैक्सीन जो है एक तरीके से जब शरीर में जाती है तो दीवार पैदा करती है, जिसको वायरस को पार करने में तकलीफ होती है। जितनी मोटी दीवार पैदा होती है उतनी ज्यादा वायरस को उसको तोड़ने में तकलीफ होती है। तो ये दोनों वैक्सीन अच्छी खासी दीवार पैदा करते हैं, तो जो वायरस है घुस नहीं पाता, अगर घुस जाता है तो बीमारी उतनी सीवियर नहीं हो पाती जितनी एक अदरवाइज होती। तीसरा, मृत्यु होने की संभावना नगण्य हो जाती है। जी, इसी से मिलता जुलता, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, क्या वायरस समय के साथ वैक्सीन रेजिडेंस हो जाता है? वो रेसिस्टेंस पावर उसमें बढ़ जाती है? अगर हाँ, तो क्या भविष्य में हमें तीसरे वैक्सीनेशन डोज की भी आवश्यकता पड़ सकती है कोविड के ऊपर? ये बहुत ही बढ़िया सवाल पूछ रहे हैं आप, और आपके दर्शकों का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। ये बिल्कुल लॉजिकल है कि वैक्सीन से रेजिस्टेंस होता है। अब जैसे साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है, सौभाग्य से साउथ अफ्रीकन वेरिएंट हिंदुस्तान में ज्यादा नहीं फैल पाया, लेकिन है, लेकिन ज्यादा नहीं है। लेकिन उसके ऊपर कोविशील्ड का असर बहुत कम था, खाली 10%। तो समय के साथ ये मुमकिन है कि ये वायरसेस हमारी जो वैक्सीन हैं उसके अगेंस्ट इतना वो वैक्सीन उतनी प्रभावी ना रह जाए, तो उसमें एक तो बूस्टर डोज देने की आवश्यकता है,
दूसरा, वैक्सीन में भी मॉडिफिकेशन की जरूरत है, और अभी कुछ नई वैक्सीन आ रही हैं जो इन म्यूटेंट्स की देखभाल करते हुए, यानी उनको मद्देनजर रखते हुए, और इसके अलावा अब विज्ञान वहां भी पहुंचने का प्रयास कर रहा है कि वायरस के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो म्यूटेट नहीं होते, जिनमें परिवर्तन नहीं आता है, जिसमें वो अपना रूप नहीं बदल पाता। अगर मैं उसको पकड़ के रख लूं तो वायरस कुछ भी करता रहे, मेरी मार के अंदर हमेशा रहेगा, मेरी जो तोप है, जो मेरी टीका है, उसकी मार में हमेशा बना रहेगा। तो इस दिशा में भी काम चल रहा है और हमें अगले 4-6 महीने में इस दिशा में ब्रेक थ्रू होने की संभावना है। जी, और सब मैं कहीं किसी एक्सपर्ट को सुन रहा था तो उनका ये कहना था कि एक बार वैक्सीनेशन लेने के बाद हमारे शरीर के टी सेल्स जो हैं वो इम्यून हो जाते हैं और याद रखते हैं उसको कि अगली बार अगर 2 साल 4 साल 5 साल के बाद भी ऐसा कुछ सिमिलर अटैक होता है तो वो टी सेल्स उसके अगेंस्ट में काम कर सकते हैं। ये क्या सही है, ऐसा होता है? बिल्कुल। मैं जो व्हाइट सेल्स था उसको टेक्निकली, हमारे बॉडी में दो सेल्स होते हैं, एक बी सेल्स होते हैं जो जी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, टी सेल्स जो होते हैं वो एंटीबॉडी नहीं प्रोड्यूस करते, वो सेल के द्वारा जो है वो करते हैं, और उसमें मेमोरी होती है, मेमोरी सेल्स जी होते हैं। तो मेमोरी सेल्स में अगर कुछ सालों बाद भी अगर दोबारा वो वायरस आता है तो तुरंत, मतलब उसमें देर नहीं लगती, कुछ ही घंटों में उसका प्रभाव शुरू हो जाता है, और एंटीबॉडी भी हो सकते हैं और साथ ही साथ सेल्यूलर रिस्पॉन्स भी होता है। तो ये बिल्कुल सही जी डॉक्टर साहब ने बताया। जी। डॉक्टर साहब, वैक्सीन की इफिकेसी क्या होती है, डिसाइड कैसे की जाती है? सर, दोनों वैक्सीन की इफिकेसी कितनी है, कोविशील्ड की और कोवैक्सीन की, और ये डिसाइड कैसे की गई? वैक्सीन की एफिकेसी समझने का बहुत जरूरी है हमें समझने के लिए, क्योंकि वो भ्रांतियां भी पैदा करती है। अब जी फॉर एग्जाम्पल, हमारी कोवैक्सीन है, उसके बारे में कहा है कि भाई 75 और 80% के बीच में है, और कोविशील्ड भी उसी 70 और 80% के बीच में है। एफिकेसी या प्रभावी, कितनी प्रभावी है? अब यहाँ पर यह है कि जब इसका इनिशियल टेस्ट किया जा रहा था तो हम क्या चीज देख रहे थे? उस समय हम ये देख रहे थे कि अगर मैं वैक्सीन को दूं तो मैं संक्रमण नहीं देख रहा था, मैं ये देख रहा था इस व्यक्ति को जो कोविड के लक्षण हैं वो पैदा होंगे कि नहीं होंगे। दैट जी मीन्स सिम्टोमैटिक कोविड, विल इट अकर और नॉट, विच मीन्स माइल्ड कोविड, मॉडरेट एंड सीवियर कोविड एंड डेथ, एवरीथिंग पुट टुगेदर, इन सब चीजों को इकट्ठा करके कि व्यक्ति में कोविड के लक्षण पैदा होंगे कि नहीं, तो उसमें 70% प्रभावी। इसका मतलब मैं अगर 100 व्यक्तियों को टीका देता हूं तो 70 लोगों में लक्षण वाले कोविड संक्रमण नहीं होंगे, लेकिन 30% लोगों में लक्षण वाले कोविड पैदा हो जाएंगे। अब रहा जी संक्रमण, वो बिल्कुल अलग है। संक्रमण और लक्षण पैदा होना, ये दो अलग चीजें हैं। शरीर में जब मेरे शरीर में कोई भी विषाणु या वायरस घुसता है, वो बीमारी करे या ना करे, उसको संक्रमण या इन्फेक्शन कहते हैं। जब वो बीमारी जी पैदा करता है तब हम उसको डिजीज कहते हैं या लक्षण कहते हैं। तो जितनी भी अभी वैक्सीन हैं वो लक्षण से हमें बचाती हैं, यानी बीमारी से बचाती हैं। 70% वाली 70% बताती है, 30% नहीं बचाएगी। 90% वाली 90% बचाती है, 10% नहीं बचाएगी। लेकिन ये देखा गया कि लगभग 95 से 100% सारी वैक्सीन हमें मरने से बचाती हैं और गंभीर बीमारी से बचाती जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब दे रहे हैं। जागरण के दर्शकों को मैं एक बार फिर से बता दूं कि ये जागरण डायलॉग्स के अंदर में एक खास परिचर्चा है डॉक्टर अरोड़ा से, और अरोड़ा डॉक्टर साहब कई सारे अच्छे सवालों का जवाब दे रहे हैं और बहुत खूबसूरती से जो है हमारे दर्शकों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, जो बहुत ही जरूरी है हम सबको समझना आज के समय। डॉक्टर साहब, एक सवाल है कि पिछले साल भी कई लोगों को कोविड हुआ और ठीक हुआ, और अभी कई लोग जो है वो डबल म्यूटेंट के भी शिकार हुए और उससे भी निकल के बाहर आए। तो पिछले साल के जो लोग थे वो तो कोविड के वैक्सीनेशन जो एलिजिबल हैं वो ले रहे हैं। क्या डबल म्यूटेंट से ठीक हुए लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन उतनी ही जरूरी है, या उनके लिए भी उतना ही कारगर है? है। आपने 3 सवाल इकट्ठे पूछे मेरे से। पहला सवाल ये पूछा कि पिछले साल जिनको कोविड हो चुका है उनको टीका लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। उनको जरूर टीका लगना चाहिए, जी क्योंकि जब नेचुरल प्राकृतिक तौर पे कोई इन्फेक्शन होता है तो शरीर में प्रतिरोधक
शक्ति पूरी तरीके से या उतनी अच्छी नहीं पैदा होती जितनी की टीका से, तो वो टीका लगना चाहिए। नंबर 2, आपने पूछा कि पिछले साल किसी को कोविड का इन्फेक्शन हुआ, उसको दोबारा ये डबल म्यूटेंट से इन्फेक्शन होने की संभावना है कि नहीं है। तो ये बात थियोरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन बहुत ही रेयर फिनोमेना है। जिसको एक बार कोविड इन्फेक्शन हो चुका है, चाहे पुराने वायरस से हुआ चाहे अभी वाले वायरस से, उसको दोबारा इन्फेक्शन, असल में नेचर इतनी क्रूर नहीं है कि आपको बार बार दुखी करे। तो एक बार होता है, लेकिन अगर आपकी शक्ति, शरीर में रोधक शक्ति कम है तो दोबारा हो सकता है। तो ये दूसरे सवाल का जवाब। तीसरा, कि आपको चाहे पुराना वाला कोविड इन्फेक्शन हुआ हो या अभी किसी म्यूटेंट से इन्फेक्शन हुआ हो, किसी भी स्थिति में आपको वैक्सीन लगाना चाहिए जी, क्योंकि वैक्सीन का हर समय आपको फायदा है। जी। डॉक्टर साहब, एक और सवाल है जो जिसका जवाब आपने कई सारे पिछले जवाब में दिया भी, लेकिन मैं स्पेसिफिक इस पे आपसे एक बार पूछना चाहता हूं कि कई लोग बोलते हैं कि देखो, उनको एक वैक्सीन लग गया था या उनको दोनों डोज लग गया था, उसके बाद 7 दिन हो भी गए थे, फिर भी उनको कोविड हो गया, तो ये क्या हो रहा है? तो ये सवाल बहुत ही और चारों तरफ से आते हैं, तो इस पे एक बिल्कुल स्पेसिफिक जवाब डॉक्टर साहब आपसे हम चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, मेरे को दोनों डोज लग चुकी वैक्सीन की, उसके बाद 2 महीने हो गए, लेकिन उसके बावजूद मेरे को कोविड हो गया, इन्फेक्शन हुआ, लेकिन बहुत ही माइल्ड इन्फेक्शन हुआ और आपके सामने पिछले 1 हफ्ते पहले हुआ था और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी, और बिल्कुल। हाँ, और मेरी उम्र वो है जिसमें खतरे की बहुत संभावना रहती है। ऑल्दो मेरे को ऐसी कोई खास बीमारी नहीं है, लेकिन खतरे की संभावना रहती है। तो कहने का मतलब यह है कि वैक्सीन के बाद भी इन्फेक्शन हो सकता है अगर मैं ध्यान नहीं करूंगा। खास तौर पे ये है कि अगर मैं कोविड के मरीजों को देख रहा हूँ एज ए चिकित्सक, अगर मरीजों को, आपने खास तौर पर सुना होगा कि जो चिकित्सक है उनमें ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन ज्यादा हो रहे हैं। उसका कारण ये है कि जब मैं मरीज को देख रहा होता हूँ, मैं मना तो नहीं करूंगा उसको, लेकिन उस बहाने मेरे को इन्फेक्शन की बहुत बड़ी डोज मिल जाती है, इनोकुलम कहते हैं, और उस ज्यादा डोज से जो प्रतिरोधक शक्ति पैदा हुई वो टूट जाती है, वो दीवार टूट जाती है और उसमें से इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन फिर भी वो माइल्ड इन्फेक्शन होता है। तो वैक्सीन लगने के बाद, चाहे पहली डोज है या दूसरी डोज है, दूसरी डोज के बाद 15 दिन बाद भी किसी भी स्थिति में इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन अभी हफ्ता 10 दिन पहले आईसीएमआर की तरफ से डेटा आया कि बहुत ही रेयर फिनोमेना है ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन, आम व्यक्तियों में नहीं होता। जो डॉक्टर प्रोफेशनल हैं, ये प्रोफेशन बहुत हाई रिस्क है, जिसमें आप, भाई डॉक्टर हो गया, पुलिस वाला हो गया, वो जो भिड़ता रहता है हर एक व्यक्ति से जिसको मालूम नहीं कि सामने वाले को इन्फेक्शन है कि नहीं है, इस वजह से वहां पर ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन होने की संभावना ज्यादा होती है। बाकी जो एक यूजुअल हमारे व्यक्ति है कोई, उसको जो आम जीवन से ताल्लुक रखता है, उसमें ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन बहुत ही रेयर फिनोमेना है। जी जवाहर साहब, अगर किसी का वैक्सीनेशन लगाने का शेड्यूल हो गया है, पहला डोज ले चुका है या दूसरा डोज लेने जा रहा है, उस समय अगर कोई गंभीर बीमारी से जूझ रहा हो और कुछ की दवा खा रहा हो, तो क्या वैक्सीनेशन लेने के पहले, लेने के दौरान या उसके 1-2 दिन के बाद वो दवा उसको बंद करनी चाहिए या उसको वो कंटिन्यू कर सकता है? अब 2-3 सवाल हैं इस सारे चीज में। पहली बात तो ये है कि पहला टीका आपने लिया प्रत्युष, उसके बाद 15 दिन बाद आपको कोविड हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो अब अगला टीका मैं कब लूं, एक सवाल आपने ये पूछा। तो उसमें ये होता है कि अगर दुर्भाग्य से कोविड ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो गया, तो कोविड के ठीक होने तक मैं प्रतीक्षा करूंगा, उसके 4 हफ्ते बाद मैं टीका लगवाऊंगा। इसी तरीके से मैं मेरे को अगर पहला टीका लगा है और उसके बाद कोई बीमारी हो गई गंभीर, मेरे को अस्पताल में दाखिल होना पड़ा, मेरे को हार्ट अटैक हो गया या कुछ भी हो सकता है, तो जब तक मैं ठीक नहीं होता उसके 4 हफ्ते तक मैं इंतजार करूंगा और फिर अगला टीका लगाऊंगा। लेकिन इसका मतलब थोड़ी सी अगर देर भी हो जाए तो पहले टीके और दूसरे टीके में जो अंतराल है बढ़ भी जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला टीका लगवाया, मैं ठीक, बीमार हो गया, फिर ठीक होकर के उसके बाद टीका लगाया, तो चाहे वो कोवैक्सीन के बात हो या कोविशील्ड के बारे में बात
जी अब रहा दवाइयां के बारे में, आमतौर पे कोई दवाई जब टीका ले रहे हैं, जिस दवाई को आपको जरूरत है, आपको हार्ट की बीमारी है, आपको लिवर की बीमारी है, आपको मस्तिष्क से रिलेटेड कोई बीमारी है, किडनी से रिलेटेड बीमारी है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, आपको कोई दवाई बंद करने की आवश्यकता नहीं होती है। और केवल यह है कि अपने टीकाकरण केंद्र पे डॉक्टर को और जो टीका लगाने वाले महिला या सज्जन जो भी हैं, व्यक्ति हैं, उनको बता दीजिए कि भाई मेरे को ये टीका लगता है। और एक भ्रांति है कि भाई ब्लड थिनर से परेशानी है, तो ब्लड जी थिनर जो यूजुअल कंडीशन में ब्लड थिनर्स दिए जाते हैं वो कोई बंद नहीं करने की जरूरत होती है, हार्ट डिजीज में खासतौर पे। कुछ जी लोग के जैसे वॉल्व चेंज हुआ है, कई लोगों के वॉल्व चेंज करने पड़ते हैं, रोमैटिक हार्ट डिजीज वगैरह, या किसी में ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जैसे हीमोफीलिया है या इस तरीके से, उस स्थिति में अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए, जैसा वो बताएं तब आप वैसा कीजिए। और दवाई अपनी मर्जी से बंद करना, किसी के पड़ोसी के कहने से मैंने 2 दिन बंद कर दिया फिर ये ठीक नहीं है। दवाई आमतौर पे कोई दवाई बंद करने की आवश्यकता नहीं होती। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। सो हम अपने दर्शकों को बता दें कि किसी भी तरह के कोई डिसीजन लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें, और जैसा आपको डॉक्टर साहब आपके अपने परिवार के या सोशल सर्किल के बताएं, आप उसका पालन करें। डॉक्टर साहब, एक सवाल, एक ये अभी अभी के सिचुएशन में क्या हुआ है कि लगभग हर घर में कोई ना कोई एक ऐसे डॉक्टर साहब आ गए हैं चारों तरफ से, जो कोविड से बचने की दवाइयां बता रहे हैं। कोई जिंक बता रहा है, कोई टैबलेट बता रहा है, और लोग भी, कई सारे केसेस मैंने देखे हैं कि लोगों ने भी अंधाधुंध खाना शुरू कर दिया है, उनको लक्षण नहीं भी है तो भी, और उसके कारण उनकी शरीर की एनर्जी जा रही है, उनके थ्रोट सूख रहे हैं, उनके टेस्ट भी कभी कभी चले जा रहे हैं, जबकि फीवर नहीं है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आपके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश? एक चीज भूल गए आप कि उनको जेब को भी असर पड़ रहा है अननेसेसरी। जी बिल्कुल। तो ये अभी एक इसमें 2 लोगों की परेशानियां हैं, एक तो मरीज की या परिवार के लोगों की, जो हर चलते फिरते से सलाह लेते हैं, वो ठीक नहीं है। और जो सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट करता है, तो कई बार तो मेरे को लगता है कि जीना छोड़ करके मैं कभी कुछ करता रहूं, कभी कुछ खाता रहूं, कभी कुछ पीता रहूं, मतलब ये समस्या क्या है। तो बेहतर है कि अपने जो डॉक्टर हैं जो इस चीज का ट्रीटमेंट करते हैं उनसे बात करिए। ट्रीटमेंट जब जरूरत हो, जब आप पॉजिटिव हो जाते हैं या लक्षण हो जाते हैं और डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप को कोविड हो गया या होने की संभावना है, उसी स्थिति में दवाई खाने की जरूरत है। अननेसेसरली मैं ये कहूंगा कि जो हमारा नैसर्गिक और प्राकृतिक भोजन है, दिनचर्या है, उसमें कोई परिवर्तन ना करिए। और जी हरी सब्जी है, दाल है, बाकी जैसा खाना हम खाते हैं वो खाते रहिए, और विशेष परिवर्तन करने की जरूरत नहीं होती है। इवन जब हम बीमार हो जी जाते हैं तो उस समय भी हमें खाना अधिक खाना होता है, ना कि कोई विशेष तरह का खाने की कोई आवश्यकता होती जी। एक सवाल घूम के काफी आता है हमारे पास, और हम सब लोगों से कई बार पूछा भी गया है कि क्या वैक्सीन लगाने के तुरंत बाद शरीर की इम्यून सिस्टम थोड़ी कमजोर पड़ जाती है? अगर अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है? है। ये बड़ा खूबसूरत सवाल है, और वो ये है कि अब इस समय इसको कहते हैं सूडो डिटेरियोरेशन इन इम्यूनिटी और सूडो हाइपो इम्यून स्टेटस, यानी कि एक झूठा। अब इस समय हम सबको मालूम है कि टेस्ट में पॉजिटिविटी रेट, जैसे कि अगर दिल्ली में अगर बैठे हैं तो हर 3 टेस्ट में 1 या 1.5 टेस्ट पॉजिटिव है। जी 30-35% लोग पॉजिटिव हैं। इसका मतलब जब, और उनमें से बहुत सारे लोगों को लक्षण आज के दिन में नहीं होते, 3 दिन बाद हो जाते हैं, 4 दिन में, लेकिन अगर आप उनका टेस्ट करते हैं तो पॉजिटिव है। अब ऐसा व्यक्ति जब वैक्सीन लगवाता है तो 2 दिन बाद उसको कोविड हो जाता है, 3 दिन बाद उसका कोविड पॉजिटिव निकलता है। तो उसका कारण वो बेचारी वैक्सीन नहीं है, वो ऑलरेडी बीमारी को अपने शरीर में धारण किए हुए था, और बीमारी को जो पूरा इंक्यूबेशन पीरियड हुआ तो बीमारी हो गई। तो
ये फिनोमेना पूरी दुनिया में देखा गया है। इसको सूडो यानी कि एक झूठ है ये, और हास्यास्पद भी है कि वैक्सीन लगाने से मेरे शरीर की रोधक शक्ति कम हुई। ये बिल्कुल नहीं होता। ये कारण ये है कि कुछ लोगों को जब टीका लगाया जाता है, शरीर में ऑलरेडी बीमारी के विषाणु होते हैं जो लक्षण पैदा करने में 2-4 दिन की देरी होती जी डॉक्टर साहब, अभी कई सारे एसओएस अलर्ट्स भी हम देख रहे हैं पिछले 10-12 दिन में, जब से ये दूसरी लहर का इफेक्ट शुरू हुआ है, इम्पैक्ट शुरू हुआ है। तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है पेशेंट्स को, और वो लेवल जो है वो 80-90, कई बार हमने देखा है 40-45 तक चली जा रही है। तो कौन सा लेवल है जहां पे हमें पैनिक नहीं करना चाहिए, या कौन सा लेवल, या फिर ये लेवल की कमी होती क्यों है, शरीर में ऑक्सीजन की कमी क्यों हो जाती है? जी। है? ये बहुत जरूरी है कि मैं अपने सारे दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि जब कोई व्यक्ति को कोविड का इन्फेक्शन है, आमतौर पर ये बहुत साधारण एक फ्लू की तरह बीमारी है, ठीक हो जाती है, हफ्ता 10 दिन में आप ठीक हो जाते हैं, कमजोरी थोड़ी महसूस ज्यादा होती है। लेकिन जैसा कि पहले ही सवाल में आपने पूछा कि ये शरीर में संक्रमण कैसे करता है, घुसता कैसे है, जी। तो हमारे जो सांस लेने का पूरा तंत्र है उसके थ्रू घुसता है, और वहां पर मैक्सिमम डैमेज करता है ये। और जो हमारे शरीर का जो ऑक्सीजन है वो प्राइमरीली लंग्स के थ्रू जाता है, और कोई तरीका नहीं है शरीर में ऑक्सीजन जाने का। तो अगर मेरे फेफड़े या लंग्स खराब हो जाते हैं तो शरीर में ऑक्सीजन पहुंचने की मात्रा कम हो जाती है। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि जब संक्रमण गंभीर होता चला जाता है तो ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, और जब प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है तो उसमें कहते हैं मरीज से हर एक से दिन में 3 बार, 4 बार, 6 बार, डिपेंडिंग ऑन गंभीरता ऑफ द डिजीज या सीरियसनेस ऑफ द डिजीज, वी आस्क देम टू मॉनिटर इट। तो जब ऑक्सीजन का लेवल कम होना शरीर में बीमारी की गंभीरता को दिखाता है। अब कौन से लेवल पे मेरे को चिंतित होना चाहिए? तो पहली बात तो यह है कि कोई भी कोविड का मरीज है और खास तौर पे खांस रहा है, या बोलते बोलते खांसने लगता है, या बोलते बोलते सांस फूल जाती है, ये चिंता की बात है। दूसरी चीज, उसका ऑक्सीजन लेवल अगर मैं मॉनिटर करता हूं तो ये बहुत अच्छा बात है। और ये देखा गया है कि 94 से ऊपर, 94, 95, 96, 97, 98, 99, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 94 और 99 के बीच में कोई फर्क नहीं है, तो ऊपर है। और ये देखा गया है कि जब सोते हैं तो थोड़ा कम हो जाता है। किसी का दिन में 98 है और रात को सोते हुए अगर 94 हो तो परेशान नहीं होने की जरूरत है जी। लेकिन अगर नीचे आने लगता है, या किसी का व्यक्ति का 95 था और एकदम घट करके 90, 91 पे आ गया, ये चिंता की बात है। और साथ में अगर उसको खांसी हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बोलने में, तो आमतौर पे नहीं, ज्यादातर स्थिति में जब ऑक्सीजन कम होता है तो आप देखेंगे कि उनको फेफड़े के बहुत सारे लक्षण पैदा होने लगते हैं, श्वास से संबंधित बहुत सारे लक्षण पैदा होते हैं। तो अगर सांस से लेने की संबंध में लक्षण है, खांसी बहुत ज्यादा हो रही है और ऑक्सीजन कम हो रही है, तो ये स्थिति है जब व्यक्ति को तुरंत हॉस्पिटल में लेके जाना, क्योंकि उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। हो सकता है आईवी फ्लूइड्स की जरूरत पड़े, हो सकता है और ज्यादा दवाइयां देने की जरूरत पड़े। तो डॉक्टर साहब जैसा बताया वैसा फिर करने की जरूरत है, इसीलिए ऑक्सीजन यूजफुल रहता है। जी डॉक्टर साहब, ये डबल म्यूटेंट में हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहां पे जो मरीज है उसको कोई लक्षण नहीं है, कुछ अजीब सा फील नहीं हो रहा है, कोई सिम्टम नहीं दिख रहा है, लेकिन सडनली जो है किसी एक दिन ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है और फिर उसको हॉस्पिटल ले जाने की नौबत पड़ जाती है। तो ये भी एक ऐसा केसेस आ रहा है डॉक्टर साहब। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कुछ घंटों में ही अगर हमारे फेफड़ों में डैमेज हो सकता है, और ये कभी कभी होता है जिसमें आप जैसी स्थिति में किसी का 95 और एकदम 80 पे आ गया है, और आप देख रहे हैं कि सब कुछ करने के बावजूद भी वो 80 पे है, तो ये बहुत चिंता की बात है और फौरन उस व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है। जी, आखिरी 2-3 सवाल और है और साहब, आपका समय हमने काफी लिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कितना कीमती समय निकाला। क्या हमारे भारतीय जो भी नागरिक हैं उनके पास वैक्सीन का ब्रांड चुनने का विकल्प भी आ सकता है? क्योंकि अभी तक तो ऐसा दिखा नहीं है, लेकिन स्पुतनिक भी मुझे लगता है कि 1 या 2 तारीख से अवेलेबल हो सकता है भारत में। तो क्या ये ब्रांड चुनने का विकल्प मिल सकता है लोगों को?
दुनिया में अगर किसी को ब्रांड चुनने का सबसे ज्यादा मौका मिलेगा तो भारतीयों को मिलेगा, क्योंकि इस साल के दूसरी हिस्से में, यानी तीसरी या चौथी तिमाही में बहुत सारी 4-5 वैक्सीन आ जाएंगे। तो मेरे को लगता है कि उस समय एक तरीके से हमारे पास ऑप्शंस होंगे। दूसरी एक चीज और भी है कि प्रोग्रामेटिक या कार्यक्रम से रिलेटेड भी समस्याएं होती हैं। अब हरियाणा में अगर मेरे पास 6 वैक्सीन हैं, मैं 6 की 6 वैक्सीन हरियाणा में रखूं तो मेरे लिए समस्या है, तो मैं एक यहाँ रखूंगा, एक यहाँ करूंगा, तो कई तरीके होते हैं। तो बहुत ज्यादा ऑप्शंस मेरे को लगता है कि नहीं होंगे, अनलेस कि आप कहें कि मैं तो बंगाल में जाकर के लगाता हूँ या कर्नाटक में लगाऊंगा कि जो पर्टिकुलर वैक्सीन है। अभी 2 वैक्सीन हैं, एक वैक्सीन अभी भी कम मात्रा में, कोवैक्सीन केवल 10% उपलब्ध है, कोविशील्ड जो है 90% है। तो लेकिन मैं दर्शकों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारा जो सिस्टम है वो बहुत रोबस्ट है। जो भी वैक्सीन आएगी वो बहुत प्रभावी वैक्सीन रहेगी। अगर कोई वैक्सीन पता चलता है कि वो उसका प्रभाव कम होता जा रहा है या वो रिस्क बेनिफिट रेशियो निकाला जाता है कि बेनिफिट कम है और उसके रिस्क ज्यादा हैं, तो ऐसी स्थिति में वैक्सीन को विड्रॉ कर दिया जाता है। तो कोई भी वैक्सीन हम लगाएंगे हमें लाभ होगा, इंडिविजुअल लेवल पे भी, परिवार के लेवल पे भी और अपने समाज के लेवल पे भी। तो वैक्सीन की सिलेक्शन प्रोसेस कई बार मतलब ये कोई गाड़ी या कोई घर की चीज नहीं है, सारी वैक्सीन लगभग एक जैसी हैं, ज्यादा फर्क नहीं है। जी डॉक्टर साहब, इम्यून सिस्टम को किसी 1-2 दिन में या एक सप्ताह में अचानक से बढ़ा के स्ट्रॉन्ग नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी के समय में इम्यून सिस्टम को हम लगातार मजबूत करने की कोशिश करते रहें, इसके लिए हम सभी को क्या करना चाहिए, ये हम आप अपने दर्शकों के लिए जानना चाहते हैं। सबसे पहली एक पॉजिटिव थिंकिंग बनाए रखना है। हम लोग काफी परेशान हो जाते हैं जिस तरह का माहौल है। पोषक एक भोजन और जो मौसम की सब्जियां हैं, जो खान पान है हमारा, और जितना हो सके घर के अंदर का खाना खुद का बनाया हुआ हो। तीसरा, अगर व्यायाम करते हैं, चाहे वो यौगिक एक्सरसाइजेज हैं, प्राणायाम है, बाकी व्यायाम जो है वो हमारे शरीर में अच्छी रोधक शक्ति पैदा करता है। तो जीवन को बहुत ज्यादा हमें परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है, उसमें डिसिप्लिन, थोड़ा अनुशासन, और साथ में जो भोजन खा रहे हैं उसमें खास तौर पे यहाँ पर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो मौसम के फल हैं, और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस देश में बहुत अच्छे समय के साथ साथ नया फल मिलता है। उस फल का थोड़ा बहुत सेवन करना बहुत अच्छा रहता है हर प्रकार से, और खास तौर पे शरीर की रोधक शक्ति बनाए रखना। जी, एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब आपसे। अभी काफी सारी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे हर जगह तैरती है, उसमें कई सारे सवाल होते हैं, कई सारे ऐसे मैसेज होते हैं जो अनवेरिफाइड होते हैं, फेक होते हैं। जागरण न्यू मीडिया का विश्वास न्यूज जो फैक्ट चेकिंग वेबसाइट है, लगातार ऐसे खबरों से जूझता है और डेली के लेवल पे हम करीबन 5, 7, 8 ऐसे फेक क्लेम्स को हम डिबंक करते हैं और लोगों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं। तो ऐसे जो फेक न्यूज का जो एक सुनामी फेक न्यूज की भी है, इससे कैसे दर्शकों को बचना चाहिए और क्यों इंपॉर्टेंट है बचना, ये एक लास्ट मैसेज हम आपकी तरफ से, आपके एक्सपीरियंस के तौर पे हम अपने साथी दर्शकों के लिए जानना चाहते हैं। सोशल मीडिया जो है एक सच्चाई है हमारे सामने, हमारे दर्शकों के लिए, और हम सभी लोग उसी से जुड़े हुए हैं। लेकिन मेरी एक हाथ जोड़ के विनती है अपने दर्शकों से कि बिना सोचे समझे जो सोशल मीडिया के पोस्ट हैं उनको फॉरवर्ड ना करें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि ये सबसे बड़ा, अगर मैं दूसरे को तो रोक नहीं सकता, लेकिन कम से कम अपने को मैं रोक सकता हूं। तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अननेसेसरली जो अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन है, तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि भैया हमें कैसे पता चलेगा वेरीफाइड है कि अनवेरिफाइड है, मैं तो एक गुड जेस्चर में फॉलो करता है। तो एक मेरे को लगता है कि ब्लैंकेट कि इससे संबंधित इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड ना किया जाए। अपने डॉक्टर से पूछिए, ना कि अपने उसी तरह के जो सोशल सर्किट है उसमें,
डॉक्टर से पूछना और उसके बाद उसके बारे में बात करना वो ज्यादा बेहतर है। धन्यवाद डॉक्टर नरेंद्र अरोड़ा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दैनिक जागरण के इस प्लेटफॉर्म पे आए और इन सारे महत्वपूर्ण सवालों का बहुत ही अच्छे से आपने जवाब दिया। मेरे ख्याल से दर्शक जो हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं उनको ये बहुत ही अच्छी जानकारी मिली है, और हम चाहेंगे कि ये जानकारी जो डॉक्टर अरोड़ा ने दी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आप अपने सोशल सर्किल में, अपने दोस्त में, अपने रिलेटिव्स में, फैमिली में, फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी ही हमें सबसे बचा सकती है। कोरोना से बचने के लिए 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया। आप कोविड गाइडलाइंस का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क जरूर पहने, बाहर जाएं तो अपने आप को लोगों से थोड़ा अलग रखें, अगर बहुत जरूरत पड़ती है तो ही बाहर जाएं, और वैक्सीनेशन समय पे जरूर लगवाएं। जैसे ही आपके एज ग्रुप के लिए अवेलेबल होता है या आपके लिए अवेलेबल हो चुका है, आप उसको जरूर लगवाएं। और सबसे लास्ट में, जैसा डॉक्टर अरोड़ा ने कहा, अनवेरिफाइड फेक न्यूज से बिल्कुल बच के रहें। ऐसी कोई भी चीजों को आगे फॉरवर्ड ना करें, शेयर ना करें जिसके बारे में आप श्योर ना हो। और श्योर कैसे होना है इसकी जानकारी आप विश्वास न्यूज पे आके वहां पे जानकारी ले सकते हैं। बहुत सारे टूल्स से आपको वहां पे ये पता कर सकते हैं कि आप किसी भी अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन को कैसे आप डिबंक कर सकते हैं खुद से ही। ये इंटरव्यू जो डॉक्टर अरोड़ा के साथ हुआ है ये जागरण के सारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होगा। आप इसके टेक्स्ट में भी पढ़ सकते हैं, आप इसको वीडियो में भी देख सकते हैं। जागरण.com पे बने रहिए, दैनिक जागरण के साथ बने रहिए। और हम सब जागरण परिवार की तरफ से डॉक्टर अरोड़ा आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हम सभी सारे दर्शकों को बहुत ही सेफ रहने के लिए बोलते हैं। स्टे सेफ एंड स्टे स्ट्रांग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।